अब आज क्योंकि हम लोग कितना ज्यादा लोग तो हैं नहीं, 17 ही लोग हैं, तो आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा अपना, ताकि 1-to-1 इनपुट्स हो सके, एनालिसिस हो सके और ये प्रोडक्टिव हो सके सेशन, खाली नाम मात्र का न रहे। दिस आल्सो है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं स्क्रीन पहले शेयर कर देता हूँ और फिर टेलीग्राम खोलते हैं और उसी में से एनालिसिस शुरू करते हैं। बहुत मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आपको बहुत काम आएगा ये सेशन, क्योंकि आपके खुद के लिखे हुए उत्तरों की समीक्षा हम करेंगे। जब स्क्रीन दिखने लगे तो बताइएगा। यस सर, दिख रही है? Yes, sir. अच्छा जी, ठीक है दोस्तों जी। आपको एक उत्तर चलिए शुरू से ही चलते हैं, यह है वो दूसरा वाला। अच्छा को सबसे पहले कोशिश पेन पेपर लेके बैठिएगा, कुछ चंद इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा। वैसे तो ये रिकॉर्ड हो ही जाएगा, फिर भी बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, जो जो लिखा कंटेंट्स दिख रहा है आप लोगों को, कंटेंट्स दिख पा रहा है? खाली सिर हिला दीजिए तो हम समझ जाएंगे। जो जो कंटेंट्स है पढ़ने में आ रहा है, मतलब नहीं पढ़ने में आ जा रहा है ना? हाँ ठीक है, Yes, sir. पढ़ने में अगर आ जा रहा यस है। सर। अब देखिए प्रश्न को ठीक से समझिए जरा दोस्तों, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत का जो भूगोल है, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों का जो भूगोल है, वो उस क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों का सर्वकालिक साथी रहा है। इट हैज हेल्प्ड देम। ध्यान से इन दो सब बहुत बहुत महीन अंतर समझिए इस चीज का। इस प्रश्न को मैं दूसरे शब्दों में लिखता हूं। अगर मैं ऐसे लिखता, उत्तर पूर्वी भारत का भूगोल उस क्षेत्र में उग्रवाद के पनपने का कारण रहा है। दोनों में अंतर है। रजत इज ऑल्सो हेयर नाउ। बताइए भाई, दोनों में अंतर आप लोग जो है समझ पा Yes, रहे sir. हैं? अंतर यस सर। स्पष्ट होना चाहिए एकदम कि कारण Yes, जब sir. पूछा जा रहा है कि वहां पर भूगोल एक महत्वपूर्ण कारण है, तब आप उन पक्षों पर अधिक बल देंगे या उन पक्षों पर ही बल देंगे जिसके कारण वहां पर इस तरह का उग्रवाद पैदा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, तमाम कारण हो सकते हैं, है ना? लेकिन उसमें भी आर्थिक सामाजिक कारण नहीं लिखने हैं, भौगोलिक कारण के अलावा कुछ बोलना नहीं है। जो पूछा गया है बस उतना ही। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको फिर से मैं बता देता हूं, हम प्रश्न को पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न को समझने की पहली कड़ी ही यही है कि क्या पूछा जा रहा है। स्कोप, जिसे स्कोप कहते हैं कि विस्तार क्या है प्रश्न का, तो वो कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत का भूगोल। तो पहला जो एम्फेसिस, भूगोल को गोल कर लीजिए कि एक तो भूगोल में सीमित रहना है। नंबर 2, उग्रवादी संगठनों का सर्वकालिक साथी रहा है। जनक नहीं पूछा गया है कि जनक रहा है, भूगोल उसका जनक है, नहीं, साथी रहा है। यानी जब उग्रवाद अपने स्वरूप में आ गया है, उग्रवाद जब अपने स्वरूप में आ चुका है बहुत सारे कारणों की वजह से, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ठीक है, और सांस्कृतिक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो हो चुका है, वो घटना हो चुकी है, प्लीज समझिए। उस पर फर्जी शब्द नहीं बर्बाद करने हैं। उसने कैसे, भूगोल ने कैसे इस चीज को मदद की है हमेशा, समझे बात आप? ये बहुत बड़ा अंतर है जो उत्तरों में, मुझे तमाम उत्तरों में किसी का मतलब स्पेसिफिकली नहीं, जनरली आप देखेंगे, आप सारे उत्तर पढ़िए अपने और अपने साथियों को, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रश्न के स्कोप को समझने में थोड़ी भूल हो गई है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, वो स्पॉट ऑन इसी, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देता हुआ होना चाहिए कि ये रहा भूगोल, भूगोल के ये रहे इतने कारक, ठीक है, ये कारक होते हैं जनरली भूगोल में, और ये इस प्रकार से जो है वो उग्रवादी संगठनों को हेल्प करते हैं, या उग्रवादी संगठनों के फलने फूलने में ऐसे ऐसे मदद हो जाती है। दैट्स ऑल। इसमें ध्यान रखना है, हमको ये नहीं लिखना है कि उसके सामाजिक कारण क्या थे, हमको ये नहीं लिखना है कुछ। अगर आप सब लोगों की अनुमति होगी, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है, मार्गदर्शन अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पोर्टल है। बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज करके मुझे कह रहे हैं कि सर हम बहुत देर में देखा हमने। अगर आप लोग अनुमति दीजिए
तो उन्हें इस बार मौका दे देते हैं, सबको साथ में ले लेते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं, आप कहेंगे तो ही, वरना वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है, लेकिन क्योंकि पहला टाइम है इसलिए आप कहिए तो उनको मौका दे दिया जाए, आगे से फिर सख्ती रहेगी पूरी। ठीक है, चलेगा सबको? जी Yes, सर, sir. जी सर। थैंक यू। Yes, sir. दैट्स द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। कोई बात नहीं, एक बार दे देते हैं मौका। हालांकि मैं पॉलिसीज डिविएट करने में यकीन नहीं रखता हूँ बिल्कुल, फिर भी शेयर कर देता हूँ एक बार। आगे से सभी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे लिखा जाए इसको यहाँ ना, एक मिनट तो इसको पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ कई बार ना चाहते हुए भी थोड़ा कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आप सब लोग उसका महत्व समझते होंगे, तो जरूरी है। यहाँ पर बड़ा खतरनाक माहौल है, यूपीएससी इतना ऐसे नहीं होता है। और मैं आप में से कोई टाइम पास कर रहा हो तो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई व्यक्तिगत ह्रास पे, मेरे व्यक्तिगत नुकसान पे भी आप में से किसी एक आदमी का भला हो जाएगा तो किसी भी दिन वो नुकसान करने को हम लोग तैयार हैं, कोई भी नुकसान सहने को तैयार है। महीना महीना भर हम छुट्टी ले लेंगे कार्यालय से अपने, अवैतनिक बिना वेतन का छुट्टी ले लेंगे अगर आपको पढ़ाने की नौबत आएगी। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सुबह से शाम तक अब सिर्फ एक ही चीज हमारे जीवन में चलती है बस, कि हमारे बच्चा लोगों का क्या होगा, कैसे इसको किया जाए, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस महत्व को समझिएगा सब। चलिए ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे लोग ज्वाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हो गई क्वेश्चन का स्कोप। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सीधा साधा था, और इसलिए सबसे ज्यादा पहला कुछ मिनट जो है वो हमेशा इसी को दिया करिएगा। कहाँ चला गया? आईएएस क्लासेस, अच्छा उसमें होगा ये, है ये दूसर के वाले ग्रुप में Yes, होगा ना, sir, डिस्कशन पोर्टल जो था ये। अच्छा, इसलिए नहीं देख पा रहा। हाँ, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पक्ष है तो यही है कि हम प्रश्न को ठीक से समझ पाए नहीं। तो ध्यान रखिए, सबसे तीन चार चीजें हमेशा महत्वपूर्ण फट से कर लिया करिए। जैसे ही लाइन आपको दिखाई पड़े, एक मैंने करके भी दिखाया था शुरू में, किसी ने उत्तर लिखा था, बिटिया ने, उसके उत्तर पे कुछ करके मैंने दिखाया बहुत शुरू में। आज फिर से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले इसमें उत्तर पूर्वी भारत को गोल कर दीजिएगा। एक भी यार वार का बतकही नहीं होना चाहिए, पूरा केंद्र जो है उत्तर पूर्वी भारत ही रहे, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो आपको राउंड करनी है, आपका महत्वपूर्ण है, वो है भूगोल। नंबर दूसरा हो गया, भूगोल पर सिर्फ रहना चाहिए संकेंद्रित, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। और नंबर तीसरी जो चीज है वो है साथी शब्द पर भी आपको वो कर लेना है, उस पर भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज पर। तो अब जब इन तीनों को जरा एक साथ मिलाकर देखिए, तो यानी हमको लिखना क्या है, भौगोलिक कारक जो कि कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी भारत के लिए स्पेसिफिक हो, थोड़ा स्पेसिफिक हो, मतलब बाकी जगहों से थोड़ा अलग हो, जो उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित हो, बाकी जगहों से अलग हो। और तीसरा, उनकी मदद लेकर, उन कारकों की मदद लेकर उग्रवाद को जो है वो सपोर्ट मिल रहा हो, उसको प्रश्रय या सहायता मिल रही, बस दैट्स ऑल। इधर उधर का कोई बात हमको करने का कहीं स्कोप ही नहीं है, आप देखिए तो। और चौथी बात, वो भी लिखी ही हुई है ब्रैकेट में कि कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई लगभग 200 मतलब लगभग 200 शब्द। मैं हमेशा मानता हूं कि अनलेस यू आर रियली स्ट्रांग इन दैट एरिया, तब तक वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वर्ड लिमिट वैसे भी नहीं एक्सीड करनी चाहिए, टाइम ही नहीं रहता है ना, टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, जबरदस्ती का आप लिखने बैठेंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है समय तो सिर्फ उसी में वर्ड लिमिट थोड़ा बहुत एक्सीड कर सकते हैं शायद आप, जिसमें आपके पास बढ़िया मसाला है, एकदम फर्स्ट क्लास।
जिसमें आप अपने जनरल नॉलेज और इस सब टाइप के उस पर लिख रहे हैं कि अंदाजा लगा के लॉजिक से लिख रहे हैं, उसमें क्या फायदा है? उसमें समय बर्बाद करने का ज्यादा फायदा नहीं है, शब्द सीमा भी नहीं, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिकॉज the examiner will excuse you for trespassing the word limits only if you have substance, तब वो माइंड नहीं करता है। लेकिन एक तो आप लिख भी नहीं रहे हैं टू द पॉइंट वाला मैटर जो चाह रहा है लिखना, उसके बाद आप वर्ड लिमिट भी क्रॉस किए दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो भाई जो है वैसे जरा कोई बता, हाँ कोई वैसे बता सकता है कि वैसे कितना समय मिलेगा इस आंसर को लिखने के लिए? 200 शब्द का आंसर लिखने के लिए लगभग आपके पास कितना समय यूपीएससी आपको देती है? सर 12 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, और आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से? कितना शब्द लगभग लिख ले आदमी तो मानना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है, इट्स ओके, आई विल डू इट? 20 से 25 शब्द 20 से 25 पर मिनट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए इसका भी हमको ध्यान रखना। मैंने 40 मिनट आपको दिया था क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से हो गया टेस्ट, तो इसलिए मैंने आपको बहुत समय दिया। लेकिन याद रखेगा ये पूरा खेला 10 मिनट का ही है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा। तो इसलिए जब समय की सीमा कम होती है दोस्तों, तब हमेशा इस चीज का सहारा लीजिए कि कैसे एग्जामिनर अपने उत्तर में, ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं एक पीडीएफ खोल के आपको बताता हूँ जिसमें थोड़ी सी जगह हो तो बढ़िया रहेगा यार। इसमें होगा जो कि मॉडल आंसर क्या है। अच्छा, ये तो वही है जो हम बनाए थे। हाँ चलिए, कहीं जगह मिल रही है क्या? देखिए ना, हाँ ऐसे जैसे हमने उसमें किया था आपके लिए जो बनाया था मैंने, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है कि इस प्रश्न वाक्य में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो कौन से हैं। एक बार वो पकड़ लिया तो फिर काम हो जाता है। खैर इसको अभी जाने देते हैं आप, लेकिन ये खोल के रखता हूं मैं ताकि आपको ये मदद करेगा आपको मॉडल आंसर। देखिए आप जब, चलिए अब चर्चा कर ही लेते हैं कि ये हमने डिसाइड किया था, आप सब भूल गए होंगे, ध्यान नहीं होगा किसी लोगों को ज्यादा, लेकिन याद करिए हमने ये चर्चा की थी कि कुल मिलाकर हमको ये एक स्ट्रक्चर समझ लेना है। तो अब अपने अपने उत्तर में जो हमारा प्रश्न आज की जो हम चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें किस पर कितना बल दिया जाना चाहिए? सबसे मेन फोकस कौन सा है? भौगोलिक कारण, उत्तर पूर्वी भारत वाले भौगोलिक कारण, भूगोल 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 भूगोल। तो मेन जो 60 से 70% आपको भूगोल पे ही लिखना है, इधर उधर का बात नहीं लिखना है। एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन बचा के रखिए। ठीक है, अपना एक परिचय हो गया और फिर बाद में उपसंहार हो गया या उसका निष्कर्ष हो गया। उसके अलावा भैया 60 से 70% ये सवाल जो हमारा वाला सवाल है आज का, वो बहुत ही क्लियर है। इसमें कहीं कोई स्कोप नहीं है इधर उधर बात करने का। वो अपना परिसीमन खुद कर दे रहा है कि मुझे सिर्फ भूगोल के बारे में बताइए भाई, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है आपसे, है ना? तो इसलिए इसमें तो हम गड़बड़ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए इस 60% को मैं इसको उठा के 60% को मैं उठा के इसे 70 या 80% करना चाहूंगा कि इधर उधर की बात नहीं करनी है हमको। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये उत्तर पूर्वी भारत का मतलब ये हुआ, उग्रवाद का मतलब ये हुआ, खत्म, है ना? और तीसरी लाइन से चालू हो जाइए कि इसके लिए जो है निम्नलिखित, हाँ आपको बहुत मन है ये कहने का, मैं आपको रास्ता भी बताता हूँ दोस्तों, परेशान मत होइए। मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत मन है कि सर ऐसे कैसे नक्सलिज्म या उग्रवाद के बारे में या लिख देंगे एक्सट्रीमिज्म के बारे में, और सामाजिक और आर्थिक कारणों का कुछ बोले ही नहीं। तो आपको बुरा लगने से कुछ नहीं होता है, आपको अनकंफर्टेबल होने से कुछ नहीं होता। सवाल पूछा गया है भूगोल पे तो भूगोल ही लिखेंगे। आपको बहुत इच्छा हो रही है कि एग्जामिनर को आप बताना चाहते हैं कि आप वो भी जानते हैं, तो आप बढ़िया सा एक लाइन लिख दीजिए। पहला 2 लाइन इंट्रोडक्शन और तीसरे लाइन में सीधे लिख दीजिए कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों के अतिरिक्त भूगोल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण, भूगोल के भी भौगोलिक कारकों का भी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उग्रवाद को के फलने फूलने में। तो उसको आइडिया आ गया कि इसको मालूम है, बाकी चीज भी मालूम है, लेकिन लिखना भूगोल पे ही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो आता है वो आप लिखेंगे। आप लिखेंगे उत्तर जो है वो भूगोल का ही उत्तर। अरे कौन है भाई हु इज नॉट म्यूटिंग? अनूप मिश्रा का सर। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि यहाँ पर मुख्य भूगोल के अलावा कुछ बोलना नहीं। एक ये मॉडल आंसर हम लोग जो आज ले रहे हैं ये चर्चा कर लेंगे। और आदमी भूलने की टेंडेंसी रखता है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे वो सवाल, ये सवाल किस चीज का था? देखिए ये था अपना मेजर कॉजेज इन इंडिया और मेजर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एक सवाल था। ठीक है, काफी फैक्चुअल और इस तरह का क्वेश्चन हो। आज हम जो है एक एनालिटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां एग्जामिन वर्ड था, देखिए वहां एग्जामिन था कि बस बता दीजिए भाई आपके हिसाब से क्या क्या
मुख्य वो होते हैं। आज हम एनालाइज वर्ड का यूज करें, विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें आपको संतुलन बना के रखना है। लेकिन भाई स्कोप से आपके सभी जितने भी उत्तर मैं देख रहा हूं उसमें एक विशेष रूप से ये लक्षण बाहर आ रहा है कि स्कोप से आप बाहर चले जा रहे हैं, और जो टू द पॉइंट बात है वो बड़ा देर हो जा रहा है करने में, है ना। तो आप हमेशा रखिए बेस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि ये मानवीय प्रकृति है दोस्तों। जैसे मैं ही हूँ, आपकी कॉपी जांच रहा हूँ तो पहला 4 लाइन में मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया मसाला मिल जाना चाहिए कि इसको आगे पढ़ने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा वो आ जाएगी जो है मतलब नहीं मजा आएगा उसमें। मेरे अंदर खुद ही ये भावना आ जाएगी कि कुछ है, मैं नहीं लग रहा है, ऐसे ही बोल दिया है, जबकि हो सकता है बाद में आपने अच्छा लिखा हो। लेकिन आप थोड़ा, इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा 1 मिनट का समय ले लीजिए अपने उत्तर का स्ट्रक्चर बनाने में, कि नहीं सबसे पहले भैया जो सबसे अच्छा आता है वो मैं जरूर लिख देता हूँ। जैसे अब आप बताइए, अब हम स्टार्ट करते हैं जो है, थोड़ा सीरियस बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या था पैसे, इसमें भी जगह नहीं होगा। एक पीडीएफ में बना देता हूँ तुरंत आपके सामने ही, और फिर हम वो करते हैं। नहीं यही पे क्राइसिस हो गया, इसमें एक पन्ना बढ़ा लेना है बस। और एक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम उत्तर लिखेंगे आपके सामने आपके सहयोग से, और देखेंगे कि हमारा उत्तर क्यों अलग हो जा रहा है, बाकी जो आपने दिया है उसका उत्तर अब क्यों अलग हो जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने तय कर लिया कि हमको जो है इसको एग्रीडियंट अपना भौगोलिक कारणों के बारे में लिखना है। तो अब मान लीजिए हम और आप उत्तर लिखने बैठे हैं, तो करेंगे क्या, हमारे उत्तर के क्या मानसिक रूप से जल्दी से, अब मान लीजिए अब सवाल आपके सामने आया, अब तुरंत क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले हमने वो कर दिया कि इसको जो है जियोग्राफी से संबंधित होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये दूसरा कीवर्ड है हमारा। नंबर 1 ज्योग्राफी है, नंबर 2 नॉर्थ ईस्टर्न, और नंबर 3 है जो है वो एलाई, यानी सपोर्ट किया है, कैसे उसने सपोर्ट किया है उग्रवाद को। बस इतना हो गया, आप जल्दी से लिखिए। अब ज्योग्राफी सुनते ही, किसी भी एरिया का ज्योग्राफी सुनते ही, जो हम लोग बोलते रहे हैं कि एरिया का ज्योग्राफी पढ़ना हो तो ये और ये पढ़ना चाहिए, तो वो क्या है, हवा पानी और जमीन, तीनों चीज ना भाई, सटाक से दिमाग में आना चाहिए ना कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, ज्योग्राफी में पहला कारक क्या होगा, सबसे पहला कारक होगा वहां की फिजियोग्राफी। जैसे अब क्या बोलते हैं, भू आकृति, मतलब भूपटल कैसा है, वहां की फिजियोग्राफी, ढलान है क्या है, फिजियोग्राफी हो जाएगा। नंबर 2, ये हिलता है थोड़ा तो राइटिंग गड़बड़ा जा रही है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ आएगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा, फिजियोग्राफी हो गया, जमीन का बात हो गया। नंबर दूसरा क्या आएगा, क्लाइमेट आएगा, सिंपल सी बात है, जलवायु वहां की। अगर ज्योग्राफी का बात हो रहा है तो हम क्लाइमेट आएगा। तो तीसरा चीज क्या आएगा, इन दोनों के इफेक्ट से कोई चीज होने वाली। अब इन दोनों का प्रभाव से तीसरी चीज क्या होगी, जंगल, और क्या, उस फिजियोग्राफी के ऊपर क्लाइमेट काम करता है। उसके बाद जो बनता है वो क्या है, जो पौधे, पेड़ पौधे बनेंगे और इंसान जो बसेगा वो। तो तीसरा चीज हो गया फॉरेस्ट हो गया। और चौथा चीज क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व, अब इसमें उत्तर पूर्वी भारत पर आइए आप, कि उत्तर पूर्वी भारत कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कोई चीज है जो खींचने लायक है, हेडिंग में जो आ जाए हमारे, ऐसे बदमाशी की जाती है, समझे। आंसर लिखना बदमाशी का काम है। जैसे प्रश्न में से ढूंढिए कि इसमें हमारे आंसर का काम का क्या मिल रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बात आ रहा है और स्टेट्स या रीजन का बात आ रहा है, तो बाउंड्री से जोड़िए उसको, कि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसके बॉर्डर्स का कुछ कुछ इसमें लिख देते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। अब अगर सिर्फ इतने पर रुक जाना हो, मान लीजिए, क्योंकि कारण पूछा नहीं जा रहा है, सब लोग इस बात से मुझे लगता है आप पूरी तरह से संतुष्ट और कन्विंस्ड हो गए होंगे कि कारण नहीं पूछा गया है, कि उग्रवाद के पनपने के कारण क्या है, ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि उग्रवाद के फलने फूलने में मदद कैसे हो रही है, ज्योग्राफी को कैसे वो यूज कर ले रहे हैं। कुल मिलाकर पूछा यह गया है कि ज्योग्राफी कैसे उनके फेवर में काम कर जा रही है, बस इतना ही पूछा गया। तो अब मान लीजिए इसको इलेबोरेट करने पे आ जाएं, तो फिजियोग्राफी के बारे में आप, और सुनिए ध्यान रखिएगा, ये हम और ना मैंने पढ़ा है, मैं भी इसी मामले में मैं बहुत पक्का हूँ। इस चीज का मैं ऐसी अपेक्षा मैं आपसे नहीं करता हूँ कि आप इसका स्पेशली गूगल पर या कहीं आंसर पढ़ के आएंगे ना। जो हमारी अभी तक जानकारी, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, दरअसल सच तो यह है कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है ठीक से। फिर भी सिर्फ जितना जानते हैं उसके भी आधार पर कैसे एक सटीक और सुगठित, भले भले ही बहुत अच्छा आंसर ना हो, लेकिन कम से कम टू द पॉइंट, सुगठित और स्कोप में बंधा हुआ आंसर कैसे लिखा जा सकता है।
क्योंकि हर प्रश्न वहां पर ऐसा नहीं आएगा दोस्त जिसका आपको उत्तर आता हो, जो आपने पढ़ा ही हुआ। आपको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, वहां पर संश्लेषित करना पड़ता है उत्तर। तो बताइए भाई, अगर ये 4 हेडिंग सब लोगों को जो है वो क्लियर है कि ये 4 हेडिंग में लिखा जा सकता है, 5वीं 6ठी हेडिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी इतने से शुरू करते हैं ना, बाद में याद आ जाएगा तो हेडिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, जल्दी से। तो बताइए फिजियोग्राफी में क्या लिख दें? Some mountainous regions, sir. बिल्कुल Hilly सही है, regions. इसको बोला जाता है टेरेन, कि वहां का टेरेन कैसा है। तो सबने लिखा है आंसर में, ऐसा नहीं लिखा नहीं है किसी ने। उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जहां से बहती है। भाई पहाड़ी इलाके में मैदानी एरिया बहुत कम होता है ना, जी इसीलिए तो पहाड़ी बोलते हैं भाई, क्योंकि मैदानी एरिया कम है, तभी तो पहाड़ी इलाका बोलते हैं उसे। तो जब आप जानते हैं कि वो पहाड़ी इलाका, तो पहला चीज यही बोल दीजिए ना कि वहां पर जो मेजॉरिटी इलाका है वो कैसा है, पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है, इनएक्सेसिबल है। ये सब शब्द अब इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको, कि दुरूह है, जो है दुर्गम क्षेत्र है, और इसलिए हर कोने कोने तक पहुंच पाना मुश्किल है। वहां पर जो जनजातीय जो वसाहत है, जैसे कहते हैं सेटलमेंट है, ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं, वो पहाड़ियों पर अलग अलग जगह पर ऐसे ऐसे जगहों पर हैं। तो वहां पर इजी एक्सेस नहीं है। तो पुलिस का, प्रशासन का, मिलिट्री का जो पूरा बंदोबस्त है, वो वहां तक ट्रेवल कर सके, ये संभव ऐसे होता है। आपने ये वाला पूरा पक्ष छोड़ ही दिया, सरकार वाला पूरा पक्ष। मैंने आपसे कहा था कि इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई सरकारी एंगल है क्या। जब भी कोई चीज लिखी है तो उसमें सरकारी एंगल भी लिख दिए, कि उनको तो मदद करता है वहां पर रहने में, छुपने में और फलने फूलने में। हमको, हमारे लिए डिसएडवांटेज है, उनके लिए एडवांटेज है। तो हमारे लिए जो, हमारे कार से सरकार के लिए जो डिसएडवांटेज है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। उनका एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज दोनों लिख लीजिए। तो ये डिसएडवांटेज आपने एक ही चीज लिख दिया कि वहां पर जो है मेजोरिटी और 2/3 एक्चुअली, आप डेटा नहीं भी जानते हो तो लिख दीजिए कि अधिकांश भाग जो है, अभी हम डेटा का एक भी बात नहीं करेंगे। अधिकांश भाग कैसा है, कि अधिकांश भाग ऐसा है सर कि पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ एरिया है, बहुत अच्छे साफ सुथरा जो है एकदम। ऑल सीजन रोड्स नहीं बन सकती हैं, कई जगह, तमाम जगहों पर जो हर सीजन में रोड्स काम कर सके वो नहीं बन सकती हैं। आगे देखिए, सड़क से आंसर आने लगा। आप ये ना समझिएगा कि मैं इसे पढ़ के आया हूँ कहीं से, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपके सामने लॉजिक लगा रहा हूँ। उतना ही जितना, और विश्वास कीजिए जितना ज्योग्राफी आपने अभी तक पढ़ा है आज की क्लास तक, उतना ही मैंने भी पढ़ा है ज्योग्राफी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा है, उतने पे ही दिमाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं, आप जानते हैं। तो हम लोग कॉमन सेंस से निकालते हैं। एक टेरेन हो गया, टेरेन में लिख दिया कि उबड़ खाबड़ जमीन है। नंबर 2 लिख देंगे कि इसलिए एक्सेस जो है वहां का वो लिमिटेड है, सब जगह पर कोने कोने में जा पाना, वहां पर पुलिस प्रशासन और बंदोबस्त को पहुंचा पाना संभव नहीं है। अब बस ज्यादा नहीं कूदना है, उसको हिंट दे दिया एग्जामिनर को, हमको ये वाला एस्पेक्ट मालूम है, दैट्स ऑल। ठीक है, इनएक्सेसिबल है। दूसरा चीज क्या होगा फिजियोग्राफी के बाद, क्लाइमेट के बारे में क्या लिखेंगे, चलिए चटताल से आ जाइए। क्लाइमेट के बारे में लिखना हो तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख देंगे, आप जानते हैं कि वर्षा, घनी वर्षा वन है। अचक के वर्षा Heavy होती है यहाँ rainfall. पर। हाँ, किसी ने लिखा है पूरा साल भर वर्षा होती है, तो ऐसा नहीं है, वो कंफ्यूज हो गए। जो वहाँ विश्वतीय है, जो उष्ण कटिबंधीय, उससे उसका कुछ प्रकार यहाँ भी पाया जाता है। साल भर वर्षा नहीं होती है, लेकिन बहुत समय तक वर्षा होती है, अप्रैल से अक्टूबर तक वर्षा होती रहती है ना। तो इसलिए मानसून वहाँ है भी है, वर्षा होती रहती है। तो उससे क्या होगा, वर्षा होती रहती है तो उससे क्या होगा भाई, क्लाइमेट से। नंबर 1 हो गया रेनफॉल, रेनफॉल ही लिख दीजिए मेनली, रेनफॉल और टेम्परेचर का वेरिएशन। हाँ, तो इससे क्या होगा, वर्षा होने से क्या होता है सर बाढ़ की समस्या। ओके, एक बाढ़ की समस्या, तो बाढ़ की समस्या तो सबके लिए है। वैलीज सर, वैलीज घाटियां बन जाएंगी बहुत ज्यादा बारिश। हाँ, सर आ गए हैं हमारे साथ, सर ने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है। तो बताइए, वर्षा से बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सोचिए कि अगर साल में 6 महीना वर्षा होती रहेगी और ऐसे पहाड़ी इलाके में जहाँ पे सड़कें बह जाया करें, ऐसे देखिए ना, तो जो कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा सरकार, हाँ, पुलिस प्रशासन मिलिट्री का कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा, जाके ढूंढना है, वो एडवर्सली इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी ऐसे कह सकते हैं क्या इसको, कि साल में अगर 6 महीना बारिश का दिन हो, मॉडरेट से हैवी रेनफॉल का दिन हो, तो साफ सुथरा बचे हुए दिन जो है वो आधे ही रह गए ना, जिनमें अच्छे से कार्यवाही की जा सके, ढूंढा जा सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन एंड क्लियर डेज, नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन बचे हुए हैं जिसमें पुलिस प्रशासन साल भर में काम कर सकता है। तो अब सोचिए ना कि 6 महीना खूब अच्छे से काम किया, फिर 6 महीना बंद हो गए, तो फिर से वो जो आपने काम अच्छा किया था वो फिर से बेकार हो जाएगा ना सारा। तब तक उनको फिर से फलने फूलने का फिर से मौका मिल जाएगा। तो आपको स्टैटिस्टिकली एकदम एक्यूरेट होने को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि
इसको बहुत अच्छे शब्दों में लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, शायद ऐसे लिख सकते हैं कि साल में बहुत ही औसत से भारी वर्षा होने के कारण और वर्षा का जो वितरण है, वर्षा दिनों का जो वितरण है वो ऐसा है कि लगभग आधे वर्ष 5 से 6 महीना, ऐसे लिख दीजिए 4 से 6 महीने बारिश जो है वहां पर होती रहती है और बहुत भारी जो है वो अपनी तीव्रता से होती है। अतः प्रशासन के पास, पुलिस के पास जो है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके पास वर्ष में उपलब्ध दिन जिनमें कुछ कार्यवाही मीनिंगफुल, सार्थक कार्यवाही की जा सके, वो भी उनके दिनों में भी कमी आ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर कहीं कोई पुलिस प्रशासन वाला जाके फंस गया तो उसको राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बैक एंड चेन भी देखिए, एकदम एडमिनिस्ट्रेटर वाले दिमाग से सोचिए बस। और कॉमन सेंस है, कोई स्पेशल सेंस नहीं है इसमें, कॉमन सेंस है कि भाई एक तो पहले वहां जाना मुश्किल, वहां चले गए तो फिर कहीं फंस गए तो फिर बाहर से कुछ सपोर्ट करना मुश्किल, तो कट ऑफ हो जाते हैं, ये सब समस्याएं उसकी हो जाएंगी। ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन होगा। फिर क्लाइमेट से आगे आइए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजियोग्राफी हो गया, फिर उसने क्लाइमेट हो गया, अब इन दोनों का रिजल्ट हुआ ये फॉरेस्ट। किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? So tropical evergreen type of forest. है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन Marshy. फॉरेस्ट नहीं है वहां पर मॉइस्ट Marsh. डिसिडुअस, यस, मॉइस्ट Moist डिसिडुअस फॉरेस्ट। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे काम की चीज इसमें सिर्फ एक ही चीज है, इतना ही लिख के आगे बढ़ जाना है तुरंत, कि इस प्रकार के फिजियोग्राफी और इस प्रकार के क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनका प्रकार क्या है, सीधे बता दीजिए कि ये टाइप का प्रकार है। और उन वनों की विशेषता क्या है, जो चारित्रिक लक्षण है उनका क्या है, कि वो बहुत घने होते हैं, Dense forest. लग्जूरियस ग्रोथ होती है, इसके कारण वो बहुत ही घने होते हैं। और घने होने से क्या क्या समस्याएं आती हैं? वन अगर बहुत घना हो तो क्या क्या समस्या आएगी, पहले बताइए। उनका एडवांटेज क्या होगा? Inaccessible. उसके भी उनके आएंगे। लिए Inaccessible वहाँ हो जाएगा छुपना नंबर आसान एक। होगा। उनके सबसे लिए पहले कि वो छुपने छुप का जाएंगे। अच्छा आवास मिल जाता है। एक्सेस करने का सवाल तब आएगा ना जब पहले वो वहां छुपे होंगे, तो वो उनके लिए छुपने की अच्छी जगह, बढ़िया फर्स्ट क्लास जगह। पुअर विजिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2, अच्छा कवर, फॉरेस्ट कवर उनके छिपने के लिए। नंबर 3, मूवमेंट फोर्सेस का, पैरामिलिट्री जो भी फोर्सेस होंगे उनके लिए फिजिकल बैरियर का काम करता है। नंबर 4, कम्युनिकेशन बैरियर, कि कम्युनिकेशन का में भी पहाड़ी इलाके जो होते हैं उसमें वायरलेस वगैरह बहुत दिक्कत आता है ना। लाइन ऑफ साइट जो होती है बहुत लंबी होती नहीं है, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन बैरियर साथ आ जाते हैं। तो क्या क्या हो गया? गुड प्लेस टू हाइड, पुअर विजिबिलिटी का जो प्रैक्टिकल सोचते हैं ना, उनको वो ही आंसर अच्छा लिखते हैं जो वो देखते हैं। पुअर विजिबिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं सोचिएगा, देखिए मैं कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ और आंसर आ जा रहा है। पुअर विजिबिलिटी का अर्थ नहीं कि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, पता चला अपने आदमी को मार दिए, फ्रेंडली फायर बोलते हैं इसको मिलिट्री में, उस चक्कर में पता चला अपने आदमी को गोली मार दी, नहीं ठीक से दिखाई पड़ा तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये 360 डिग्री एनालिसिस आपको करके, और 360 डिग्री एनालिसिस में बस 3 पॉइंट, और पॉइंट वाइज, ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है कि यहाँ पर पुअर विजिबिलिटी है, एक्सेलेंट फॉरेस्ट कवर है छुपने के लिए। अगला पॉइंट क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो फिजिकल बैरियर है। लास्ट पॉइंट क्या हुआ? कम्युनिकेशन बैरियर है। समझ गए बात? इस प्रकार से लिखना है। फिर लास्ट में क्या बचा भाई? बॉर्डर में बता दीजिए। अब किसी ने मैप भी बनाया, मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि मैप बना के प्रयास भी किया है, लेकिन आपका समय बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का मैप मत बनाइए, आप सिर्फ उस पार्ट का मैप बना दीजिए, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो मैप है वो इतना बना दीजिए, बस पूरे हिंदुस्तान का मैप बनाए, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, बना के फटाफट उसमें बता दिया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इस प्रकार से, और इनका जो बॉर्डर है किससे कितने देशों से मिलता है, किससे किससे मिलता है, जल्दी बताइए। चाइना से शुरू कर, भूटान, चाइना, तिब्बतन रीजन से कहा। तो अब बिल्कुल सही। अब इसमें आपके समझने वाली बात क्या है, तो इससे क्या होता है, उनका बॉर्डर मिलने से क्या होता है, लिखा है लोगों ने, ऐसा नहीं सबने लिखा भी है, अच्छा लिखा है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनमें से चाइना को छोड़ के, चाइना तो वैसे ही हमारा एडवर्सरी है एक तरह से देखिए तो, और जो लोग नहीं भी हैं वो सॉफ्ट स्टेट्स हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, सॉफ्ट स्टेट्स हैं वो, ठीक है। तो मतलब सॉफ्ट स्टेट्स का अर्थ क्या हुआ? सॉफ्ट स्टेट्स का अर्थ ये हुआ, एक तो पहली बात हमारा बॉर्डर पोरस बॉर्डर्स हैं, इन सभी स्टेट्स के साथ बॉर्डर जो है पोरस है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, जो हमारे सीमा रेखा है वो जो है वो उसमें बीच में गैप्स हैं, है ना। दूसरी बात ये सॉफ्ट स्टेट्स हैं, यानी ये बहुत हार्श एक्शन नहीं ले सकते। नंबर, अगर एनिमी स्टेट्स नहीं भी हैं तो भी सॉफ्ट स्टेट्स हैं ये, उनके खुद के पास संसाधन नहीं है, अपने वाले को रोक लें वही बहुत है, हमारे वाले को क्या रोकेंगे। तीसरी बात, कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझ के प्रश्रय देते हैं, इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी उग्रवादी संगठन होते हैं उसमें अधिकतम का उनका वहाँ एक इंटरनेशनल कैंप भी होता है कि यहाँ पे पूरी तरह साफ भी हो गए, पूरी तरह सब कर ले में गए हम, तब भी उनको एक प्लेस मिल जाएगा वापस रिजुविनेट होने का।
वो वहां से वापस जो है वो अच्छी ठीक ठाक होके आ जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का हो गया, एक छोटा सा डेटा दे दिया कि 99% जो है, अगर आपको याद है, आंसर खत्म, दैट्स ऑल। इस प्रकार जो है विभिन्न भौगोलिक कारकों ने जो है सदा इसको जो है वो सहयोग दिया। टाइम समाप्त हो रहा है, वापस ज्वाइन करते हैं, मैं सबको ज्वाइन करता हूँ वापस, ठीक है, ग्रुप में डालता हूँ लिंक, और वापस एक बार ज्वाइन के लिए सर का भी एक बार आशीर्वाद लेंगे, सर से भी कुछ सीखते हैं हम लोग। ओके सर।